आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है डेट्रॉइट। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेट्रॉइट मिशिगन स्टेट की एक सिटी है जो कि मिशिगन स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। वैसे तो देखा जाए डेट्रॉइट अपने म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डेट्रॉइट फेमस है तो वो है माफियाज, क्राइम फैमिलीज, जो कि डेट्रॉइट का एक अलग ही नाम पूरे यूएसए में सबसे आगे रख देती है। अब 24 जनवरी साल 1941 में यहीं पे जन्म हुआ था मैरिलिन डेप्यू का। मैरिलिन के माता पिता का नाम था बेटी एंड डलास क्लेनहेन। पहले मैरिलिन ने पढ़ाई करी फोर्ड हाई स्कूल से, उसके बाद वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ से वो डिग्री पाने वेन स्टेट यूनिवर्सिटी चली गई और उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ हाई स्कूल टीचर से कर दी। इसके बाद साल 1971 में उनकी मुलाकात हुई डेनिस डेप्यू नाम के आदमी से और जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। डेनिस भी डेट्रॉइट के ही नेटिव थे, लेकिन कुछ दिनों बाद डेनिस और मैरिलिन एक साथ कोल्ड वाटर मिशिगन में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे मैरिलिन की कोल्ड वाटर हाई स्कूल में जॉब लग गई थी। पहले वो वहाँ पे एज ए टीचर काम कर रही थी, बाद में जाकर वो स्कूल काउंसलर भी बन जाती हैं। डेनिस और मैरिलिन के 3 बच्चे हुए जिनका नाम था जेनिफर, स्कॉट एंड जूली। मैरिलिन को सब लोग पसंद करते थे, उनके स्टूडेंट्स, उनके कलीग्स और तो और मैरिलिन हमेशा खुश दिखा करती थी, लेकिन उनके घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डेनिस ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, वो लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे और अक्सर खुद को आइसोलेटेड रखते थे। इवन मैरिलिन ने अपने कोवर्कर्स को खुद ये बात बताई कि वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल खुश नहीं थी। इवन डेनिस को ये भी नहीं पसंद कि मैरिलिन ज़्यादा बाहर लोगों से बातचीत करे, लोगों से घुले मिले। उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब लगा करती थी। इस पर डेनिस ने भी लोगों को ये चीज़ बताई कि मैरिलिन उनके बच्चों को उन्हीं के खिलाफ कर रही थी। अब शादी के 19 साल बाद मैरिलिन ने थक हार कर डेनिस से तलाक ले लिया। तलाक के बाद घर तो पूरे तरीके से मैरिलिन के नाम हो गया, लेकिन गराज डेनिस के ही पास रहा और उसमें उन्होंने अपना ऑफिस बना दिया। डेनिस के पास अभी भी विजिटिंग राइट्स थे, लेकिन उनके बच्चे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ करते थे और कुछ दिनों बाद उन्होंने उनसे मिलने से भी मना कर दिया था। इसका सारा ब्लेम डेनिस ने मैरिलिन को ही दिया। अब हम लोग आते हैं ईस्टर को साल 1990 में। मैरिलिन और डेनिस के तलाक को पूरे 5 महीने हो गए थे। अब इस दिन होता यूं है कि डेनिस अपनी गाड़ी लेकर मैरिलिन के घर पहुंच जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो अपने 3 बच्चों के साथ बाहर जाएंगे, जिस पर उनके 3 बच्चे इनकार कर देते हैं। फिर वो जबरदस्ती अपने छोटे बेटे को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो बिल्कुल इनकार कर देता है और उनके साथ नहीं जाना चाहता। इसी बीच मैरिलिन भी वहां पे आ जाती हैं और वो डेनिस को रोकती हैं। इन सब चीजों से डेनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो मैरिलिन का हाथ पकड़कर बेसमेंट पे ले आते हैं और उनको खूब मारते हैं। बच्चे कई बार उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेनिस नहीं रुकते, वो लगातार मैरिलिन को मारते रहते हैं। अब डेनिस और मैरिलिन की बड़ी बेटी जेनिफर अपने पड़ोस वाले अंकल के पास चली जाती है और उनसे बोलती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाइए। जब पुलिस उनके घर पे आ जाती है तो पुलिस को लगा कि वहाँ पे कुछ और मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे ही थे। जब पुलिस ने उन बच्चों से अपनी पूछताछ चालू करी तो ये चीज सामने आई कि डेनिस मैरिलिन को पकड़कर अपने वैन में ले गए। बच्चों ने अपनी माँ का अटेंशन पाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैरिलिन बेहोश हो गई थी। डेनिस ने जाते जाते बच्चों से ये बताया कि वो मैरिलिन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैरिलिन बुरी तरीके से इंजर्ड थी और उनको खून भी आ रहा था। इसके बाद चुपचाप डेनिस मैरिलिन को वैन में बिठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यही चीज उन 3 बच्चों ने आखिरी में देखी थी। पुलिस ने तुरंत ही लोकल हॉस्पिटल में पूछताछ चालू करी, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में मैरिलिन की कोई भी खबर पुलिस को नहीं पता चलती है। इसके बाद पुलिस को तुरंत ये रियलाइज हो गया कि डेनिस ने मैरिलिन को बंदी बना लिया है। अब डेनिस की गाड़ी थी साल 1984 की ग्रीन कलर की शेवरोलेट वैन। अब इस गाड़ी की सारी डिस्क्रिप्शन पुलिस वालों ने आसपास सभी को बता दी और ये बोला कि जहां भी ऐसी कोई गाड़ी दिखती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन कोई भी लीड नहीं आती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लीड आई एक कपल से जिनका नाम था रे एंड मरी थॉर्नटन। इनका ये कहना था कि ये ईस्टर वाले संडे को एक रोड ट्रिप पे निकले थे अपनी गाड़ी में। तभी इनकी गाड़ी को
एक 1984 की ग्रीन कलर की शेवरोलेट वैन जस्ट क्रॉस करती है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में थी। थोड़ी देर बाद उस कपल ने वापस से उस वैन को देखा, लेकिन इस बार वो एक टैंकर और एक अबैंडन्ड स्कूल के बीच में पार्क थी और उसका ड्राइवर उसके पीछे ही खड़ा था और उसके हाथ में खून से लथपथ एक बेडशीट भी थी। रे और मरी वहां पे नहीं रुकते हैं और वो आगे उस लोनली रोड पे चलते जाते हैं। कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं कि वो शेवरोलेट 1984 ग्रीन कलर की वैन उनके पीछे आ जाती है और इस बार वो तेजी से उनको क्रॉस नहीं करती बल्कि 2 मील लगातार उनके पीछे ही रहती है। रे और मरी थॉर्नटन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। आगे चल के एक कट आता है जहां से वो कपल लेफ्ट मुड़ जाता है, लेकिन वो ग्रीन कलर की वैन थोड़ा सा आगे जाके रुक जाती है। मतलब उस वैन ने लेफ्ट नहीं लिया था बल्कि स्ट्रेट ही चलती जाती है और थोड़ा सा ही क्रॉस करके वो वहां पे रुक जाती है। अब रे और मरी थोड़े घबराए तो होते हैं, लेकिन उनको ये सारी घटना पुलिस को इन्फॉर्म करनी थी, इसीलिए उनको उस गाड़ी का नंबर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसीलिए वो अपनी गाड़ी वापस से घुमा लेते हैं। अब इस बार वो लोग ये नोटिस करते हैं कि ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ था और वैन में कोई भी ड्राइवर नहीं था। लेकिन जब गाड़ी से वो कपल पास पहुंचता है तो वही चीज नोटिस करते हैं कि पूरी वैन खून से लथपथ थी और जब वो उस वैन को क्रॉस करते हैं तो वो ये देखते हैं कि ड्राइवर वहीं पे था और वो उस वैन का नंबर प्लेट चेंज कर रहा था और वो ड्राइवर इस काम में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने उस कपल को उस गाड़ी को नोटिस ही नहीं किया। इस पर उस कपल ने ये डिसाइड किया कि वो वापस से उस ओल्ड स्कूल यानी अबैंडन्ड स्कूल में जाएंगे। अब होता यूं है कि वो कपल वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे जाने के बाद रे और मरी वहां पे जाते हैं जहां पे उन्होंने उस आदमी को देखा था उस बेडशीट के साथ, और बेडशीट इस बार भी वहीं पे पड़ी थी जो कि बिल्कुल खून से लथपथ थी। रे और मैरी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी कार के पास वापस आकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देते हैं और जल्द ही जब पुलिस वहां पे आती है तो वो सारे डिस्क्रिप्शन, कार, नंबर प्लेट, इन सब चीजों से ये चीज समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस डेप्यूही थे। और ये सब चीजें देखकर ये लग रहा था कि वो अपनी वाइफ की डेथ बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। अब कपल ने जहाँ पे उस वैन को आखिरी बार देखा था, पुलिस वहां पे जाकर चेक करती है, लेकिन तब तक वो वैन वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे उस अबैंडन्ड स्कूल को सीज कर दिया और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम को कई जगह से खून मिलता है और उसके साथ साथ उस वैन के टायर के निशान। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम उन सबको एविडेंस तो मिल रहे थे, लेकिन मैरिलिन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वो लोग सिर्फ ये एज्यूम कर रहे थे कि डेनिस ने मैरिलिन को मारा, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी के साथ क्या किया है, क्योंकि डेनिस की सारी लास्ट की हरकतों से कोई भी चीज एग्जैक्टली बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कुछ ही दिनों बाद उस अबैंडन्ड स्कूल से 5 मील दूर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक लाश मिलती है। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उस लाश को देखा, उसकी तहकीकात शुरू करी, तो ये चीज सामने आई कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मैरिलिन की ही थी। मैरिलिन के तीनों बच्चे अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनका ये कहना था कि उस दिन अगर वो ईस्टर संडे पे अपने फादर के साथ चले जाते तो ये सब कुछ नहीं होता, और अब उनके पिता वापस से उनको मारने पे जरूर आएंगे। बच्चों के ज्यादा डर जाने के बाद पुलिस ने बच्चों को भी अपने साथ कस्टडी में रख लिया, मतलब कि पुलिस प्रोटेक्शन में। अब पुलिस को डेनिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि डेनिस आखिर जा कहाँ सकते थे, यानी वो भाग कहाँ सकते थे। इन सब के बाद पुलिस ने डेनिस की लाइफ को जानना शुरू किया और ये चीज सामने आई कि डेनिस किसी भी एंगल से एक मर्डरर नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज सामने आई कि मैरिलिन की हत्या उनके सिर के पीछे वाले हिस्से में एक गोली मारकर करी गई थी। अब डेनिस का जन्म हुआ था सेंट जोसेफ मिशिगन में। आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी बर ओक हाई स्कूल से। इसके बाद उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल करी बिजनेस एजुकेशन में। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी एज अ प्रॉपर्टी टैक्स स्पेशलिस्ट, और वो काम करते थे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कैलिफोर्निया के साथ साथ पोर्टलैंड, ऑरलैंडो में भी बिजनेस एजुकेशन के बारे में लोगों को एजुकेट किया। इसके साथ साथ पुलिस को अपनी तहकीकात में ये चीज भी पता चली कि डेनिस बचपन से लेकर जवानी तक स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। अब प्रेजेंट में
पुलिस को ये चीज पता चली कि डेनिस ने अपने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकलवा लिए हैं। और फिर कुछ दिनों बाद कुछ लेटर्स आना शुरू हुए मैरिलिन के क्लोज फ्रेंड्स, कोवर्कर्स और उनके रिलेटिव्स को। उन लेटर्स में डेनिस ने साफ साफ ये बताया कि मैरिलिन की मौत के जिम्मेदार वो सारे लोग हैं, यानी कोवर्कर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि उनके क्लोज फ्रेंड्स। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैरिलिन लगातार उन सबको सिर्फ झूठ झूठ बताती रही। और जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार बताया है कि कई बार मैरिलिन ने अपने बच्चों को डेनिस के खिलाफ किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि मैरिलिन के पास डेनिस को घर से बाहर निकालने का, डिवोर्स लेने का राइट तो था, लेकिन उसने लगातार डेनिस के बारे में लोगों को झूठ झूठ बोला था। आगे डेनिस लिखते हैं कि अगर मैरिलिन ने वॉर ऑफ द रोजेस नाम की फिल्म देखी होती तो उसको ये चीज पता होती कि हस्बैंड भी डिवोर्स लेने के लिए और डिवोर्स लेने के बाद भी झूठ बोल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मैरिलिन के पास काफी सारे चांसेस थे जहाँ पे वो उनको अच्छे से ट्रीट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको ढंग से ट्रीट ही नहीं किया। आगे डेनिस ये लिखते हैं, एक आदमी जब अपनी बीवी को खो देता है, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को खो देता है, तो आखिर उसकी जिंदगी में बचता क्या है और वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरुआत कैसे कर सकता है। लास्ट में उन्होंने ये लिखा था, आई फॉर आई, लाइफ फॉर लाइफ। डेनिस ने पूरे 17 लेटर्स सबको सेंड किए थे और वो सारे लेटर्स लगभग 11 पन्नों के हुआ करते थे। कभी कभी वो हाथ से लिखा करते थे और कभी कभी वो टाइप्ड हुआ करते थे। अब FBI ने जब उन लेटर्स को ट्रैक करने की कोशिश करी तो ये चीज सामने आई कि डेनिस लगातार अपनी लोकेशंस को चेंज कर रहे थे। वो पूरे USA में इधर उधर घूम रहे थे और स्टेट टू स्टेट भागे जा रहे थे। तो कभी ओक्लाहोमा तो कभी आयोवा, वो लगातार इधर उधर मूव ही कर रहे थे। और आखिरी लेटर आता है उनके गायब होने के लगभग 3 महीने बाद। अब पुलिस और FBI को डेनिस की कोई भी लीड नहीं मिलती है और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ रहा था। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में एक बहुत बड़े टेलीविजन शो का नाम लिया था और उस टेलीविजन शो का नाम है अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। अब इस टेलीविजन शो को बनाया करती थी NBC नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी। अब लोग ये बोलते हैं कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा टेलीविजन शो है, लाइक मिस्ट्रीज, थ्रिलर एंड अनसॉल्व्ड टाइप की चीजों को कवर करने वाला। लेकिन ये ट्रू क्राइम टेलीविजन शो सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन शो है, क्योंकि इस टेलीविजन शो का कॉन्सेप्ट एक अलग लेवल पे है। यहाँ तक कि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है जो कि मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज उसको मिले हैं आज तक, उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आप लोगों को ये रियलाइज होगा कि किस तरीके से इस अकेले टेलीविजन शो ने पुलिस वालों की, FBI की कितनी मदद करी है केसेस को सॉल्व करने में। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब बात है मार्च साल 1991 की। बज रहे थे रात के 8 और दिन था वेडनेसडे का। गैरलैंड टेक्सास में रहने वाली एक लेडी जिसका नाम था बारबेरा हैरिस, वो इस टेलीविजन शो को उस दिन देख रही थी। जैसा कि उस टाइम पे पूरा अमेरिका इस शो को देखा करता था। और अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में डेनिस और मैरिलिन का ही एपिसोड चल रहा था। एपिसोड में पूरे तरीके से डेनिस की हरकत लोगों के सामने रखी गई। जब बारबेरा ने डेनिस डेपियो की पिक्चर देखी तो उन्हें तुरंत ये समझ आ गया कि कहीं न कहीं उन्होंने इस आदमी को देखा है। जब बार बार उन्होंने पिक्चर देखी तो उन्हें याद आया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा ब्लेजार्ड का दोस्त है, और यहाँ तक कि वो उन्हीं के साथ रह रहे थे। अब डेनिस ने अपना नाम हैंक क्वीन बताया हुआ था और लिंडा की मुलाकात हैंक से एक हैलोवीन पार्टी में हुई थी जो कि डलास में ही हुई थी। डेनिस ने लिंडा को ये बताया हुआ था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से करी है। यहाँ तक कि वो पहले एज अ इलस्ट्रेटर का काम किया करते थे और तो और वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स फैन भी हैं। लिंडा भी बहुत जल्दी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो दोनों एक साथ डेट करने लगते हैं। लेकिन बारबेरा को हमेशा से ही उनके ऊपर शक था। अब वो शक इसलिए था क्योंकि हैंक कभी भी दिन में अपने घर से बाहर ज्यादा नहीं निकला करते थे। मतलब अगर उनको निकलना भी होता था तो वो रात में ही निकला करते थे। और तो और सबसे बड़ी चीज, वो कभी भी अपनी वैन नहीं चलाया करते थे। कभी भी मतलब कभी भी। अब जब तक
बारबेरा लिंडा को फोन करती हैं तब तक हमारे डेनिस अपने घर से निकल चुके होते हैं। लिंडा बारबेरा के रिस्पॉन्स में ये बताती हैं कि वो उस दिन लेट घर आई थी और घर पहुंचते ही हैंक ने उनसे ये बताया कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है और उनको 1 हफ्ते के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। और जैसा कि पूरा अमेरिका अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का दीवाना था, वैसे ही लिंडा भी उसकी दीवानी थी। जब उन्होंने बोला कि ये टाइम है उस एपिसोड को देखने का, उस पर हैंक ये बोल देते हैं कि उनको बहुत तेज़ी से भूख लगी है और उनको तुरंत ही अपनी माँ के पास निकलना है, इसीलिए वो उनको किचन में भेज देते हैं सैंडविचेस बनाने के लिए। और जब तक वो सैंडविचेस बनाती हैं तब तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का वो एपिसोड खत्म हो जाता है। लिंडा ने बारबेरा को ये चीज़ भी बताई कि जब तक टीवी चल रहा था, वो एपिसोड चल रहा था, हैंक टीवी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और जैसे ही वो एपिसोड खत्म हुआ, हैंक सैंडविचेस उठाते हैं, अपने कपड़े पैक कर कर तुरंत ही अपनी गाड़ी में डालकर यानी अपनी वैन में डालकर लिंडा से गले मिलकर चले जाते हैं। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज अपना टोल फ्री नंबर छोड़ता है और लोगों से बोलता है कि अगर ये आदमी यानी ये क्रिमिनल कहीं भी किसी को दिखे तो प्लीज़ इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस रात लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने डेनिस डेप्यू की साइटिंग्स बताने के लिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को फ़ोन किया और उन्हीं में से एक थी बारबेरा। बारबेरा ने सारी डिटेल्स तुरंत अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के साथ साथ पुलिस को बता दी। यहाँ तक कि डेनिस की उस वैन का नंबर भी उनके पास था और बिना किसी देरी के ये खबर FBI के पास पहुँच जाती है और उनको पता चल जाता है कि वो आदमी गारलैंड टेक्सास में ही है। अब 4 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद हमारे डेनिस अपनी ग्रीन कलर की 1984 वैन के साथ लुसियाना में पहुंच जाते हैं और वो लगातार बहुत ही तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चलाए जा रहे थे। अब वो भारत तो था नहीं, इसीलिए वहाँ की पुलिस ये चीज़ नोटिस करती है कि अरे भाई, कौन इतनी तेज़ी से हमारी नॉर्मल सड़कों पे गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। इसीलिए वो भी उस वैन का पीछा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि उस वैन के अंदर एक डेडली मर्डर था। आगे कई जगह डेनिस को रोकने की यानी डेनिस के वैन को रोकने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन वो सारे बैरियर्स को लगातार तोड़े जा रहे थे और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार हुई जा रही थी। अब ये सारी चीज़ें आप लोग कुछ इस तरीके से इमेजिन करिए जैसे कि कोई हॉलीवुड फिल्म का एक चेस सीन चल रहा है। अब दूसरे स्टेट की भी पुलिस डेनिस को रोकने के लिए लग जाती है। उन्होंने टायर को पंचर करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ वहाँ पे किए, लेकिन डेनिस तो बिल्कुल मानने वाले नहीं थे। टायर खराब हो जाने के बावजूद भी वो लगातार अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी वैन के अंदर से ही सामने पुलिस ऑफिसर्स पे गोली भी चलाई थी। टायर की हालत बहुत ज़्यादा लगातार खराब हो गई थी, इसीलिए वो हाईवे से उतरकर विक्सबर्ग नाम की जगह की रेजिडेंशियल एरिया में घुस जाते हैं। पुलिस ने अपनी फोर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और मशीन गन्स ने डेनिस की वैन पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। मतलब डेनिस की वैन के साइड पे, डेनिस की वैन के पीछे। वो डेनिस को सामने से गोली नहीं मार रहे थे और ना ही वो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की व्यवस्था लगातार स्ट्रॉन्ग हुई जा रही थी। अब गाड़ी रिम पे कितनी देर चलती, आखिरकार गाड़ी अपने आप रुक गई, लेकिन डेनिस नहीं रुके। वो लगातार अंदर से ही पुलिस वालों पे गोली चलाए जा रहे थे। आखिर में एक बहुत ही तेज गोली की आवाज आती है और सब कुछ बंद हो जाता है। पुलिस वाले धीरे धीरे डेनिस की कार के पास जाते हैं और लगभग 4 बजे उन्हें डेनिस की गाड़ी के अंदर से डेनिस की लाश मिलती है। डेनिस ने अपने आप को ही गोली मार ली थी। पुलिस वालों को डेनिस के पॉकेट से पूरे $16,000 कैश में मिलते हैं। लास्ट में डेनिस को अपनी वाइफ से बहुत दूर इंडियाना के एक सिमेट्री में दफना दिया गया और उनकी वाइफ को दफनाया गया था मिशिगन में। जब बच्चों के पिता ने सुसाइड कर लिया और ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो पुलिस ने उन तीनों बच्चों को अपनी प्रोटेक्शन से रिहा कर दिया और आगे चलकर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगते हैं। और प्रेजेंट में वो सभी बच्चे अपने 60s में हैं। अब वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की खबर तो मुझे अभी तक नहीं है। अगर पता चलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अब इस केस से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस हॉरर और मिस्ट्री फ्रेंचाइजी का नाम है जीपर्स क्रीपर्स। ये फिल्म सीरीज पूरी दुनिया में अच्छा खासा फेमस है, लेकिन ये फिल्म सीरीज बेस्ड है हमारे आज के ट्रू क्राइम केस पे। यानी डेनिस डेप्यू के क्राइम ने ही जीपर क्रीपर्स के मेकर्स को
ये फिल्म सीरीज बनाने पे मजबूर किया था। और ये चीज उन लोगों ने खुद से एडमिट करी है। अगर वापस मैं अपने केस पे आऊं तो मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। डेनिस डेप्यू ने जो किया वो चीज किसी हैवान से कम नहीं थी। और कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बोलूंगा कि उसको उसके किए की सजा नहीं मिली थी, या फिर मिल चुकी थी। अब लेटर्स ने डेनिस ने जो भी चीजें कही थी शायद उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। उसने एक लाइन लिखी थी कि एक आदमी के लिए अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को खोना सबसे बड़ी चीज होती है, और उसके बाद वापस से एक नई जिंदगी शुरू करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। और ये चीज उसने तब बोली थी जब तक कि वो ये चीज एडमिट कर चुका था कि उसने ही मैरिलिन को जान से मारा था। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर वो झूठ बोलना चाहता तो पहले भी तो बोल सकता था। मैरिलिन को मारने से भी तो इनकार कर सकता था, क्योंकि किसी ने भी उसको मैरिलिन को मारते हुए नहीं देखा था। यानी वो गन शॉट जिससे एक्चुअल में मैरिलिन की डेथ हुई थी, उसे किसी ने भी चलाते हुए नहीं देखा था। उसने एक फिल्म का भी एग्जाम्पल दिया था अपने उन लेटर्स में, और वो बार बार हमेशा एक चीज कहता रहा कि मैरिलिन अपने बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है और सबके सामने मेरी एक झूठी छवि रख रही थी। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डेनिस को बैक नहीं कर रहा और ना ही मैरिलिन को झूठा साबित कर रहा हूँ। जो भी चीजें अवेलेबल है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो डिवोर्स हो या ब्रेकअप, अपने नए पार्टनर्स के सामने वो इंसान अक्सर झूठ बोलता है। और वो झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसका किया हुआ पास्ट कभी भी उसके नए पार्टनर के सामने नहीं आए, या फिर उसकी गलती कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी। डेनिस ने जो किया वो गलत किया, लेकिन हम सबके सामने कभी भी ये चीज़ नहीं आ पाएगी कि जो मैरिलिन ने बोला था वो सच था या फिर झूठ, क्योंकि मैरिलिन के अलावा किसी ने भी डेनिस को वो सब करते कभी नहीं देखा था, सिर्फ मैरिलिन के मुंह से सुना था। अब इस पूरे केस पे आप सबका क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम सब की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को यूज करने का है।